हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईई 201 के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक सेमीकंडक्टर डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि डायोड की सहायता से फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जा सकता है, उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी और उसके रिपल फैक्टर क्या होगा। तो बेसिकली पिछले जो चैप्टर था, पिछला जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि हमने डायोड की सहायता से हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया था। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि सिर्फ जो इनपुट वेव होती है उसके हाफ साइकिल में ही रेक्टिफाइड जो मेरे को आउटपुट प्राप्त होता है। जो इनपुट वेव का हाफ साइकिल है उसमें मुझे जो दूसरा हाफ साइकिल है उसमें आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो रेक्टिफाइड वेव जो मेरे को प्राप्त होती है उसकी इफ़िशियंसी काफ़ी कम होती है। जनरली जो फॉर्मूला आता है वो इफ़िशियंसी का आता है, वो करीबन 40.6% ही मेरे को, अगर आर एफ की वैल्यू को मैं बिल्कुल नेग्लिजिबल मान लूँ तो वो करीबन मेरे को 40.6% ही मेरे को हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इफ़िशियंसी प्राप्त होती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए हमने फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो बनाया है। तो फुल वेव रेक्टिफायर बेसिकली जो इनपुट वेव है मेरी एसी सिग्नल जो है, इनपुट एसी सिग्नल है, उसके पूरे साइकिल में मुझे रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा। तो फुल वेव रेक्टिफायर को मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। एक होता है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में ही देखेंगे कि उसे कैसे बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये मेरा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है। यहाँ मैं देखूँगा कि ये जो इधर मैंने मेरा इनपुट एसी सप्लाई दी हुई है जिसको कि मुझे रेक्टिफाई करना है, और इधर ये देखूँगा मैं कि एक डायोड मैंने इधर लगाया हुआ है और एक डायोड मैंने इधर लगाया हुआ है, और इस जो ट्रांसफार्मर्स के सेंटर में मैंने एक प्रतिरोध लगाया हुआ है, या यूँ कह सकता हूँ लोड रेजिस्टेंस लगाया है, जिसे कि मैंने आरएल का नाम दिया हुआ है। चूँकि ये जो मेरा आरएल है ये इसके बीचों बीच लगाया गया है कॉइल के, इसलिए मैं इसको सेंटर टैप्ड कहता हूँ, और इसी आरएल के अक्रॉस मैं आउटपुट लूँगा जो कि मेरा रेक्टिफाइड आउटपुट होएगा। अब इसको मैं देखता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, इसकी वर्किंग। इसकी जो वर्किंग है वो ऑलमोस्ट, अगर मुझे डायोड का कंसेप्ट पता है तो ये बिल्कुल ईजी है समझने के लिए। समझना ये है कि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट या बहुत कम उसका रेजिस्टेंस रहता है आरएफ, और रिवर्स बायस में एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। इसी दो सिद्धांत पे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग मेरे को ये फुल वेव जो रेक्टिफाइड है उसकी आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरा इनपुट एसी सिग्नल है, ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव का और ये नेगेटिव हाफ साइकिल वेव का, और इसके बाद ये वेव फिर अगेन ऐसे स्टार्ट होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस वेव का क्या होगा, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तो मैं देखूँगा कि इसका आवर्तकाल कितना है, 2 पाई। 0 ये है और यहाँ 2 पाई, तो इसका आवर्तकाल हुआ 2 पाई वेव का, इनपुट वेव का, जो कि एसी वेव है। और इस तरीके से मेरे को मेरी आउटपुट वेव फॉर्म मुझे मिलती है। अब ये कैसे मिलती है ये अपन अभी देखते हैं। तो फर्स्ट कि जो मेरा ये मेरी एसी सिग्नल, तो ड्यूरिंग द
पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये मेरा जो डायोड है, दिस वन डायोड, इसका जो एनोड है ये पॉजिटिव और इसका जो कैथोड है वो नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, और उसी पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये जो डायोड D2 है, इसका जो एनोड है ये नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। तो इस केस में मैं देखता हूँ कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये इस प्रकार से डायोड D1 और D2 की बाइसिंग होगी हमारे इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण। जब डायोड का जो एनोड है वो अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, वह कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। लेकिन अगर डायोड का के एनोड जो है वो नेगेटिव से और जो कैथोड है वो पॉजिटिव से, तो डायोड रिवर्स बायस में काम करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो डायोड है पॉजिटिव हाफ साइकिल के कारण ये सिंपल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी RF। तो ये सर्किट जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस मेरे को आउटपुट कैसे मिलेगा, इस तरीके से ये आउटपुट इसके अक्रॉस मिलेगा। इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस डायोड के अक्रॉस मेरे को पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आउटपुट मिलेगा और ये जो आउटपुट मिलेगा वो एज इट इज़ जो मेरा ये इनपुट सिग्नल है इसी की तरह वेवफॉर्म होगी। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान मेरे को डायोड D1 के कारण आउटपुट मिला जिसकी वेवफॉर्म इनपुट वेवफॉर्म की तरह ही होती है। इस दौरान डायोड D1 मेरा फॉरवर्ड बायस या यूँ कह सकता हूँ कि डायोड D1 मेरा ऑन रहेगा और डायोड D2 रिवर्स बायस या ऑफ रहेगा। लेकिन अब जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल आता है इनपुट वेव का, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा ये जो डायोड D1 है ये नेगेटिव, डायोड D1 का जो ये वाला सिरा है एनोड वो नेगेटिव और जो कैथोड वाला सिरा है वो पॉजिटिव, और डायोड D2 का जो एनोड वाला सिरा है वो पॉजिटिव और कैथोड वाला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि डायोड D1 जो होगा वो मेरा रिवर्स बायस में आ जाएगा और डायोड D2 मेरा फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो उस केस में डायोड D1 जो है मेरा वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और डायोड D2 एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान इनपुट वेव का जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके दौरान मेरा आउटपुट जो होगा इस RL के अक्रॉस वो इस पाथ के थ्रू मिलेगा क्योंकि ये वाला पाथ मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो इस पाथ के थ्रू मेरा आउटपुट मुझे मिलने लगेगा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो डायोड इस नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान इनपुट वेव के दौरान डायोड D1 जो होगा वो रिवर्स बायस होगा या ये कह सकता हूँ कि डायोड D1 ऑफ होगा और डायोड D2 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा या डायोड D2 ऑन होगा। तो हमारे पास इस तरीके की वेवफॉर्म मिलेगी। फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया वेव का, तो जो सेम प्रोसेस इस साइकिल के लिए थी वही प्रोसेस इस साइकिल के लिए भी गई, यानी इस हाफ साइकिल के दौरान भी डायोड D1 ऑन और D2 ऑफ रहेगा। अगेन जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो डायोड D1 ऑफ हो जाएगा और डायोड D2 ऑन हो जाएगा और ये प्रोसेस चलती रहेगी और मुझे रेक्टिफाइड आउटपुट मिलेगा। तो बेसिकली इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान D1 ऑन D2 ऑफ, इसके दौरान D1 ऑफ D2 ऑन, फिर अगेन D1 ऑन D2 ऑफ और अगेन फिर D1 ऑफ D2 ऑन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी और इसी तरीके से मेरे को रेक्टिफाइड आउटपुट मिलता रहेगा। तो ये सब कुछ था सेंटर टेड फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग के बारे में। अब इसकी इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे हम, तो बेसिकली इफ़िशियंसी जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में देखी थी कि किसी भी सिस्टम की इफ़िशियंसी जो होती है वह DC
पावर आउटपुट अपॉन इनपुट एसी पावर के अनुपात से दी जाती है। तो यहाँ हमारा पहला काम रहेगा, जो रेक्टिफाइड आउटपुट है मेरा, उसका डीसी पावर निकालना और जो एसी सिग्नल था उसकी एसी पावर निकालना और दोनों का अनुपात कर देना। तो मैं मानता हूँ कि मेरा जो इनपुट सिग्नल है पहले V, वो Vm साइन थीटा है और एक करंट फ्लो होगी I इक्वल टू Im साइन थीटा, जो कि मेरे RL के थ्रू फ्लो होगी। और फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस जो है, वो डायोड रेजिस्टेंस जो होगा वो RF से दिया जाएगा। F मतलब फॉरवर्ड बायस में जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा वो, चूँकि आइडियल जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन यहाँ आइडियल नहीं होगा तो हम RF मान लेते हैं। तो RF की वैल्यू भी बहुत नेग्लिजिबल होती है और RL जो है वो मेरा लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मुझे DC पावर निकालनी है। तो DC पावर निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज़ की पावर निकालनी होती है किसी भी, तो वो होता है I²R। तो यहाँ जो मेरा आउटपुट आया है वेव फॉर्म, इसकी अगर मेरे को पावर निकालनी है बेसिकली, तो ये कितना होगा I²RL, I²DC/RL। ये मेरे DC पावर आउटपुट आई। अब DC जो वैल्यू है वो I एवरेज के बराबर है और I एवरेज का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, किसी भी चीज़ की जब मैं एवरेज वैल्यू निकालता हूँ होता है 1 अपॉन उसका आवर्तकाल इंटू 0 से उसके आवर्तकाल तक 2π तक इंटू उस वैल्यू का इंटीग्रेशन। तो यहाँ मैंने 1/2π, तो मेरा जो वेव आई है मेरी उसका आवर्तकाल हो गया, और 0 से पाई मैंने यहाँ ले लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो सिमेट्री है, और ये इसका इंटीग्रेशन। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, आई की वैल्यू मेरे Im साइन थीटा थी, वो मैंने यहाँ रख दी है, और इसको सॉल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आई एवरेज जो आई वो आई 2Im अपॉन पाई। ये मेरे पास वैल्यू आ गई आई एवरेज की। तो इसको आई एवरेज की वैल्यू IDC के बराबर है, तो इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रखूँगा DC में, तो ये मेरे पास DC वैल्यू आ जाती है। ये मेरे पास DC जो पावर है वो आ गई 2Im अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू RL। अब मेरा काम है AC पावर निकालना। तो AC पावर के लिए फॉर्मूला होगा IRMS का स्क्वायर RF प्लस RL। IRMS की वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो ये फॉर्मूला हो गया, जो कि हमने पुराना जो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें देखा था कि किसी जैसे आई की वैल्यू मेरे को, किसी आई एक मेरा फंक्शन है टाइम का मान लो, तो उसका मेरे को IRMS वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो IRMS वैल्यू आती है मेरी 1/T 0 से उसका आवर्तकाल इंटू IDT का पूरे का रूट स्क्वायर। तो ये मैंने पूरे का रूट स्क्वायर कर दिया, ये उसका आवर्तकाल आ गया, ये उसका करंट का स्क्वायर डी थीटा आ गया, और 0 से पाई यहाँ मैंने लिया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व करा दोनों साइड स्क्वायर करके, तो ये इस तरीके की इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन का जब मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये मेरे पास IRMS की वैल्यू आती है Im/√2। तो अब मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, ये मेरे पास IRMS की वैल्यू आ गई। अब इनपुट ऐसी पावर होती है IRMS का स्क्वायर RF प्लस RL। तो इस जो IRMS की वैल्यू है उसको मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा, तो ये मेरे पास AC पावर आ जाती है। अब मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट DC पावर अपॉन इनपुट AC पावर। तो DC पावर जो है मेरे पास वो आई थी ये, और AC पावर आई है मेरे पास ये। दोनों को फॉर्मूले में रखूँगा, और जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास इक्वेशन बनती है ईटा बराबर 0.8121 प्लस RF अपॉन RL। अगर मैं आइडियल डायोड लेता हूँ तो RF की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये इफ़िशियंसी मेरे पास बनती है 0.812, या ये कह सकता हूँ प्रतिशत में एफिशिएंसी बनती है 81.2। तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे फुल वेव रेक्टिफायर है
उसकी इफ़िशेंसी मेरे हाफ वेव रेक्टिफायर से दुगनी है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में मेरी जो इफ़िशेंसी थी वो आई थी 40.6%, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के केस में इफ़िशेंसी आ रही है 81.2%। तो ये सब कुछ इफ़िशेंसी था। अब रिपल फैक्टर, बेसिकली रिपल फैक्टर का जो फॉर्मूला है पिछले वीडियो लेक्चर में हमने निकाला था, ये रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है। रिपल फैक्टर इक्वल टू IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1। अब IRMS की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ चुकी है। IRMS की वैल्यू मैं देखूँगा, IRMS है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए Im/√2 और आई एवरेज या IDC है 2Im अपॉन पाई। इन दोनों वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में रखूँगा, 2Im अपॉन पाई और Im/√2। इसको जब रखूँगा और कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास रिपल फैक्टर आता है 0.48 और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो रिपल फैक्टर था वो आता था 1.21, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर है 0.48। तो जितना ज़्यादा हमारा जो रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है तो उसका रेक्टिफिकेशन उतना ही कम होता है, क्योंकि उसमें AC कंपोनेंट, जो पल्सेटिंग AC कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर रिपल फैक्टर ज़्यादा है तो पल्सेटिंग AC कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा। तो इधर मैं देखूंगा कि रिपल फैक्टर की वैल्यू है यहाँ 0.48, यानी फुल वेव रेक्टिफायर में पल्सेटिंग AC कंपोनेंट की वैल्यू कम है। एक बार पूरे इसको समराइज़ करूँ वर्किंग को फुल वेव रेक्टिफायर की को, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 जो होगा मेरा वो फॉरवर्ड बायस होगा और डायोड D2 रिवर्स बायस होगा। तो आउटपुट इस पाथ के थ्रू मेरे को मिलेगा, जो कि इस तरीके से होगा। लेकिन ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेव ये मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा और ये मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो आउटपुट इस पाथ के थ्रू मेरे को मिलेगा, यानी इस पाथ में D1 ऑन D2 ऑफ, लेकिन इस पाथ में D1 ऑफ D2 ऑन, और इसी तरीके से मेरे को आउटपुट मिलते रहेंगे। किसी भी सिस्टम की इफिशिएंसी DC पावर आउटपुट अपॉन इनपुट AC पावर के द्वारा दी जाएगी। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आई एवरेज जो होती है वो 2Im अपॉन पाई होती है और IRMS जो वैल्यू होती है वो Im/√2 होती है। इनके थ्रू जब मैं पावर निकालूंगा और उसको इफ़िशियंसी के फॉर्मूले में रखूँगा तो मेरे पास इफ़िशियंसी आएगी 0.8121 प्लस RF अपॉन RL। आइडियल केस में RF की वैल्यू 0 मानूंगा तो ये फॉर्मूला मेरा बन जाता है इफ़िशियंसी 0.812, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी करीबन 81.2% आती है। और उसका रिपल जो फैक्टर है वो आता है 0.48। थैंक यू।